नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ जाते हैं नया सवेरा। शैला है मेरी सहयोगी मेरे साथ, मैं हूँ आंचल और हम आज बात करने वाले हैं बदलते हुए नए भारत की। बात यहाँ करेंगे प्रेस रिपोर्ट्स के साथ साथ किस तरह से आर्थिक विकास की झलक दिखेगी और संविधान दिवस को लेकर किस तरह की तैयारी है, इस पर भी करेंगे खास चर्चा। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, उस पर ताज़ा अपडेट्स लेंगे अपने रिपोर्टर्स के साथ। लेकिन सबसे पहले इस वक्त रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों के साथ। संविधान दिवस पर देश भर में आयोजित हो रहे हैं कई कार्यक्रम और आज का ये दिन देश के लिए जो नैतिक मूल्य हैं उनके साथ संसद भवन के समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत दोनों सदन के सांसद होंगे शामिल। विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा कदम। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा केंद्र का करेंगे उद्घाटन। एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में घमासान तेज, ममता बनर्जी ने केंद्र को दी खुली चुनौती। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले में सुनवाई आज। भारत रूस की अगुवाई वाले यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ व्यापार समझौते पर आज से औपचारिक वार्ता। 20 अगस्त को हुई थी शर्तों पर सहमति। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 27 साल की जेल, अपने देश में तख्ता पलट की साजिश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा। अगले साल 7 फरवरी से होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी। भारत के 5 और श्रीलंका के 3 वेन्यू पर होंगे मैच। रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। और आइए बात करते हैं लोकतंत्र की। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आज अपना 11वां संविधान दिवस मना रहा है और हम संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। बिल्कुल, बीते कई वर्षों से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संविधान का मान बढ़ाने के लिए कई एक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से भारत सरकार लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है। तो देश आज संविधान दिवस मना रहा है, कई सारे कार्यक्रम हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तो हम जोर शोर से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों के बीच कहीं दबी रह गई इस तारीख को वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। पीएम मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई में ये घोषणा की थी कि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को स्कूल कॉलेज में ही संविधान क्या है, कैसे बना, क्यों बना, ये बात बताने का ये रेगुलर व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए हमारी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का तय किया है। तब से 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी है। इस संविधान ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार ने संविधान का गौरव और बढ़ाने को लेकर कई कार्य किए। इस तरह साल 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष में संविधान दिवस की शुरुआत हुई। 26 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र के फैसले को अधिसूचित किया था। न केवल मौजूदा
बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी संविधान को लेकर जागरूक हों, हमारे संविधान को जानें, समझें, इसे सीखें। इसे लेकर भी पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए। 2021 में पूरे भारत के लिए न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना यानी दिशा नामक एक अखिल भारतीय योजना 5 वर्षों 2021 से 2026 के अवधि के लिए शुरू की गई। दिशा योजना का उद्देश्य टेली लॉ, न्याय बंधु, निशुल्क कानूनी सेवाएं और कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से आसान, सुलभ, सस्ती और नागरिक केंद्रित कानून संबंधी सेवाएं मुहैया कराना है। जमीनी स्तर से डिजिटल कनेक्टिविटी के तमाम ग्राम पंचायतों, आकांक्षी जिलों और दूर दराज के समुदायों तक पहुंच बनाई। साथ ही माई गव, शपथ, प्रश्नोत्तरी और रचनात्मक प्रतियोगिताओं के जरिए लाखों लोगों को जोड़ा। जागरूकता से गौरव तक इस पहल में कानूनी साक्षरता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नागरिक नेतृत्व वाली पहलों को शामिल किया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संवैधानिक मूल्यों को न केवल समझा जाए बल्कि उनका पूरी तरह आनंद लिया जाए। ये पहल 2047 तक विकसित भारत के विचार को आकार देने में प्रत्येक भारतीय के सक्रिय योगदान के लिए एक उत्प्रेरक बन गई है। संवैधानिक मूल्यों और कानूनी साक्षरता के साथ जनता की भागीदारी को मजबूत बना रहा है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान 3 प्रमुख उप अभियानों के माध्यम से साकार हुआ। सबको न्याय, हर घर न्याय, किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बगैर सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना, नव भारत नव संकल्प, नवीन विचारों और नए संकल्प से प्रेरित होकर एक नए भारत का संकल्प, विधि जागृति अभियान, जमीनी स्तर की पहलों और शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से कानूनी साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देना। ये अभियान संविधान में निहित न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये अभियान न केवल कानूनी जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है बल्कि गांव से लेकर शहरी केंद्रों तक हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त भी बना रहा है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद संविधान दिवस कार्यक्रम की कल्पना लेकर आए। जब संविधान के 60 वर्ष पूरे हुए थे तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने राज्य में संविधान दिवस मनाना शुरू कर दिया था। और इस बेहद विशेष अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी वर्ष के समारोह का विषय है हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। और मुख्य कार्यक्रम जो है वो नई दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम सांसद शामिल होंगे। आज देश भर में करोड़ों लोग गांव से लेकर शहरों तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ पढ़ेंगे। संविधान का अनुवादित संस्करण 9 भाषाओं मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया, असमिया में जारी किया जाएगा। और इसके अलावा एक विशेष स्मारक पुस्तक भारत के संविधान से कला और कैलीग्राफी का विमोचन किया जाना है। तो देश आज संविधान दिवस मना रहा है, कई विशेष कार्यक्रम होने हैं। ऋषि कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, क्या कुछ आज के दिन में खास होना है और संसद भवन परिसर में भी जिस प्रकार से एक विशेष आयोजन होना है, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, आज हमारे देश के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक गौरवशाली क्षण का दिवस है जिस दिन हमने भारत के संविधान को अंगीकृत, आत्मकृत और उसको एडॉप्ट किया था और जिसमें कि 26 नवंबर सन 1949 को हमने मान लिया था कि हम इसी संविधान से अब देश चलाएंगे। हालांकि उसकी लागू करने की तिथि 26 जनवरी है जो कि हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। लेकिन 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरीके से संविधान बनाने की जो परंपरा शुरू हुई, उसने न सिर्फ भारत के संविधान के प्रति लोगों की आस्था को और ज़्यादा प्रगाढ़ किया बल्कि लोगों में जागरूकता लाने के जो प्रयास थे उसको निरंतर आगे बढ़ाया है। हम जानते हैं कि हम भारत के लोग, ये जो शब्द है, यह शब्द हमारा संविधान हमारे लोगों को एक शक्ति देता है इस देश को चलाने की, और इस चलाने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से जो आगे बढ़ाने का जो काम है और उसको नियंत्रित करने का काम है और उसको संजोने का काम है वो हमारा संविधान करता है। और भारत के जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
जब यह संविधान सभा के सामने रखा था तो उन्होंने साफ कहा था कि इस संविधान को हम कितना ही अच्छा बना लें, जब तक इसको चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे ये अच्छा साबित नहीं होगा। ये उनके कुछ ऐसे शब्द थे जो ये साबित करते हैं आज के वक्त में जिस तरीके से पूरी दुनिया में चारों ओर जो राजनीतिक अस्थिरता दिखाई देती है और वहाँ पर जो परिस्थितियां बनी हैं, लेकिन भारत का जो लोकतंत्र है वो एक तरीके से आज चट्टान की तरह पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के देश के लोकतंत्र के रूप में सब आपके सामने खड़ा है और एक उदाहरण पेश कर रहा है कि कैसे विविधता में एकता की जो ताकत है वो संविधान के माध्यम से आगे बढ़ाई जा सकती है। रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करना हमारे संविधान का मूल लक्ष्य है और इसमें जो जिस तरीके से चाहे वो स्वतंत्रता हो, चाहे वो न्याय हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सब को सुनिश्चित करता है हमारा संविधान। और इसके लिए आज देश भर में, जैसे कि आपने भी बताया, ये जो संविधान सदन में तो कार्यक्रम है ही जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और तमाम सांसद उपस्थित रहेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसको पढ़ते हुए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन पूरे देश में इसको लेकर जागृति है, जनजागरण है, लोग संविधान दिवस मना रहे हैं और बड़े उल्लास के साथ इस बात को गौरव के पल के रूप में याद कर रहे हैं कि हमने एक संविधान के माध्यम से एक सशक्त और अखंड भारत बनाने में जो सफलता हासिल की है उसके लिए वो संविधान को नमन करते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हैं। और जो संविधान सभा है जिस तरीके से इसको तमाम चर्चाओं के माध्यम से एक एक बिंदु पर चर्चा करके इसको हमने तैयार किया है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है आज का। जी बिल्कुल, आज संविधान के निर्माताओं के साथ साथ जिस तरह से संविधान को अंगीकार करने का आज का दिवस है, उनको स्मरण करने का आज का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, जहां पर हम मूल सिद्धांतों और मूल अधिकारों के निर्वहन की बात करते हैं। ऐसे में संविधान दिवस की प्रासंगिकता लगातार आज भी बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जेएमआर एरोस्पेस और औद्योगिक पार्क सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन करने वाले हैं। ये पूरा पार्क SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के भीतर 45,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह अत्याधुनिक सुविधा केंद्र लगभग 1300 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश से विकसित किया गया है। सालाना 300 लीप इंजनों की सर्विसिंग के लिए डिजाइन किया गया है ये पार्क और ये सुविधा केंद्र 2035 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल क्षमता प्राप्त कर लेने के बाद 1000 से ज्यादा उच्च कुशल भारतीय तकनीशियनों और अभियंताओं को रोजगार देगा। इस सुविधा केंद्र में विश्व स्तरीय इंजन रखरखाव और मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नत प्रक्रिया उपकरण होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कल श्री राम मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग की ध्वजा को फहराया। ध्वजारोहण का कार्यक्रम विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर संपन्न हुआ। धर्म, त्याग और साहस के प्रतीक इस केसरिया ध्वज में 3 मुख्य प्रतीक ओम, सूर्य और केविदार वृक्ष अंकित हैं। ओम परमात्मा का प्रथम नामाक्षर है। सूर्य भगवान राम के सूर्यवंशी वंश के होने का प्रतीक प्रतिबिंबित करता है। वहीं कोविदार वृक्ष अयोध्या के राजवंश की सत्ता का चिन्ह रहा है। इस धर्म ध्वजा की ऊंचाई 191 फीट और वजन 2.5 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पवित्र केसरिया ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। उन्होंने ध्वज को संकल्प, सृजन और सफलता की गाथा बताया। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति
वर्णित होम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पंचजन्य का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने महाभारत अनुभव केंद्र का भी अवलोकन किया। ये एक गहन अनुभवात्मक केंद्र है जहां महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है। ये केंद्र महाभारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। ये सरोवर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान यहीं पर दिया था। और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ पर हमारा खास शो नया सवेरा। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में खबर पश्चिम बंगाल की। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी आखिर क्या कुछ कर रही है। SIR के नाम पर TMC और खुद ममता ने जो विरोध का सिलसिला शुरू किया, उसके रंग ढंग देखकर उसकी विश्वसनीयता पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आंचल, और वहीं ममता ने शैला कल एक रैली में ये भी कहा कि वो तो फॉर्म नहीं भर रही, लेकिन वो जनता को फॉर्म भरने से नहीं रोकेंगी। ये भी कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में मदद करेंगे। यानी अगर आप मीठा खाना चाहते हैं और आपको शुगर है लेकिन आप गुलगुलों से परहेज करें, कुछ ऐसा ही हाल ममता बनर्जी का भी है। लेकिन आखिर ये कैसी स्थिति है? मुख्यमंत्री कभी हाँ कहती हैं और कभी ना, और इसीलिए एक भ्रम या फिर हम यूं कहें एक कंफ्यूजन ऑफ स्टेट पैदा होता है। ममता के इस रवैये से ये तो साफ है कि SIR को लेकर उनका विरोध अब काम नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा करने से जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और इसका सियासी नुकसान कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ही उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ममता इस समय दो नावों पर सवार हैं, जहां पर वो सियासी नफे नुकसान में उलझ कर रह गई हैं। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर किया जाए तो किया जाए। कहीं पर उनकी इज्जत अना की बात आ गई है तो कहीं लोगों के अधिकार छीनने की। तो अब वो पसोपेश में है कि क्या करें तो क्या करें। और ये एक बहुत ही आम संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे निभाना और उसका निर्वहन करना जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिहार में भी किया। लेकिन अब आपको TMC के विरोध प्रदर्शन की
सच्चाई भी बताते हैं। दरअसल बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के नाम पर कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने तृणमूल समर्थक सरकारी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की निगरानी में सीईओ मनोज को बाहर निकाला गया और मंच पर मौजूद लोगों ने कहा कि वो बीएलओ के समर्थन में यहां आए हैं। तो मंच पर मौजूद कई लोगों ने बताया कि वो खुद बीएलओ नहीं हैं, लेकिन स्कूल के सहकर्मियों के समर्थन में यहां पर मौजूद हैं। बरुआईपुर के प्रशासनिक कार्यालयों से धरना प्रदर्शन में आए लोग बताते हैं कि तृणमूल की राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर वो बीएलओ के अधिकार मंच पर क्यों हैं? कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ऑफिस के समय में अपनी ड्यूटी छोड़कर धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए वहां पर आए हैं। बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि एक असमंजस की स्थिति है और इसी असमंजस की स्थिति पर किस तरह से अब ममता सरकार कुछ करेगी, इस पर जानकारी के लिए कोलकाता से सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, अगर देखा जाए तो फिलहाल जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसका जो रवैया है वो हाँ और ना के बीच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी का संविधान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना अपने आप में अचंभित करता है। जी देखिए आंचल जी, शैला जी, जो चल रहा है एसआईआर को लेके यहाँ का पब्लिक भी, यहाँ का बंगाल की जनता भी थोड़ा धंध में है, तो करे तो क्या करे। क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि टीएमसी के जो लीडर्स है, वो बड़े छोटे मछली जितने भी लीडर्स है, उनके जो सुप्रीमो है, सीएम है ममता बनर्जी, वो एक तरफ से एक के बाद एक एसआईआर के विरोध में वो बयानबाजी जारी रखी है, लेकिन बीच में कहीं से एक डिस्क्लेमर भी दे रहे हैं कि मैं फॉर्म नहीं भरी हूं, लेकिन आप भर लीजिए। अब इसको जनता किस तरह से ले, जो टीएमसी के सपोर्टर्स है वो कैसे ले कि एक तरफ तो एसआईआर का विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये फॉर्म फिलअप करे। तो कहीं जाके ये सवाल उठ रहा है कि कहीं सीएम इस धन में है कि वो जो विरोध कर रही है असल में वो राजनीति के मैदान में उनका जो वोट बैंक है वो इकट्ठे करने का एक प्रयास है। इसके चलते वो जारी रखेगी और जनता को वो कह रही है कि आप फॉर्म फिलअप कर दे, क्योंकि उनको भी पता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इसको ऐसे रोक नहीं दिया जा सकता है। तो कहीं उनका वोट बैंक ना छूट जाए, वो उनके दिमाग में ये भी चल रहा है। और साथ ही साथ जो प्रोसेस चल रहा है, देखिए ये जो बीएलओ का जो धरना चल रहा है, वो जो सवाल उठा रहे हैं कि पहला वो सवाल उठा रहे हैं कि दबाव बहुत ज्यादा है। तो सीओ ने कहा है कि जहां पे आप दबाव ज्यादा कहने की बात कह रहे हैं, 1000+ वोटर्स, वहां पे एक एडिशनल बीएलओ नियुक्त किया जाए, ऐसी निर्देश दिया गया है। और कल एक वीडियो सीओ ने सामने लाया है, जो बीएलओ के वोटर्स बूथ में 1427 वोटर्स थे, वो खुशी खुशी वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये छवि भी है। दूसरी तरफ देखिए, एक तो बीएलओ जो टीएमसी के सपोर्टर्स है, वहां पे चुनाव आयोग के सामने धरने में बैठे हैं और यहाँ पे तृणमूल की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा जा रहा है कि आपसे हम बैठक करना चाहते हैं, आप बैठक करने की इजाजत दे। जब चुनाव आयोग वो इजाजत दे देती है तो उनकी जो लीडर है, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो एक सैंडल में पोस्ट करती है कि आपसे 10 बोले थे, आपने 5 का दिया, ऐसा क्यों। और कहीं ना कहीं ये चिट्ठी जब पब्लिक में आई है, उसको लेके भी अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ऐसी चिट्ठी को लीक क्यों किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ है कि ऐसी बातें सामने आ रही है। यानी आप पर्दे के पीछे कोई और स्ट्रेटेजी लेंगे और पर्दे के बाहर पब्लिक के सामने और स्ट्रेटेजी लेंगे, ऐसा कैसे चलेगा। लेकिन सौरभ, एक तो ये जो भ्रम की स्थिति जो क्रिएट की हुई है, अब जब वो कह रही हैं कि जो है आप लोग फॉर्म भरिए, आप एसआईआर के फॉर्म भर के जमा कीजिए, तो फिर एसआईआर का विरोध तो ऑटोमेटिकली समाप्ति हो जाता है। फिर एसआईआर का विरोध कैसा, वो खुद फॉर्म नहीं भर के, फॉर्म उन्होंने भी ले लिया है, तो इसमें वो क्या जाहिर करना चाह रही हैं? ये तो एक बड़ा अजीब सा मैसेज जा रहा है समाज में। शैला जी, इसी धन के बारे में मैं बोल रहा था कि एक तरफ से आप एसआईआर की शुरुआत से एसआईआर की हर स्टेप के लेके आप विरोध जता रही है। आपका कहना है कि एसआईआर अभी होना नहीं चाहिए, आप इसको रद्द कर दो। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के वक्त इसको रद्द कर दो, 3 साल तक एसआईआर चलता रहे, तब वो जाके उनका कोई कहना नहीं है। लेकिन ये बात ये कि अगर चुनाव आयोग कर सकती है तो फिर 3 साल का समय, 3 साल का मोहलत क्यों ममता बनर्जी मांग रही है।
असेंबली इलेक्शंस के पहले एसआईआर का इतना विरोध वो क्यों कर रही है? क्योंकि हाकिमपुर पोस्ट में वो तस्वीरें दिखाई जा रही है जहां पे बांग्लादेशी अपने घर लौट रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आधार कार्ड हमारे पास था, वोटर कार्ड हमारे पास था, तो कागज हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हम कागज नहीं दिखा सकते, इसलिए हम चले जा रहे हैं। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी का सिर्फ राजनीतिक तो सौरभ, मानने की बात सिर्फ ये है कि अगर इसे दबे लफ्जों में भी कहा जाए कि वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डर है ममता दीदी में, और इसी डर की वजह से असमंजस की स्थिति बनाई जा रही है ताकि जो आम जनता है वो अपना फैसला जो लेना भी चाहती है तो वो डावाडोल हो जाए। लेकिन वो कहते हैं कि जनता जनार्दन के जनादेश पर ही जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो फलती फूलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वही बढ़ते आगे और बात करते हैं कि भारत ने कैसे चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए बयानों पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराई। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय नागरिक को शंघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मनमाने ढंग से रोका जाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। जायसवाल ने साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। चीन की ओर से बार बार के इनकार से ये निर्विवाद तथ्य बदलने वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चीनी अधिकारियों की कार्रवाई उनके अपने नियमों के भी खिलाफ है, जिनमें सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा फ्री ट्रांजिट की अनुमति दी जाती है। वहीं भारत और रूस की अगुवाई वाला EAEU समूह जो है उसके बीच आज से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू होगी। भारत और 5 देशों के समूह यूरेशियन आर्थिक संघ ने बीते 20 अगस्त को इस समझौते के लिए नियम और शर्तों पर हस्ताक्षर किए और इस दस्तावेज में 18 महीनों की कार्य योजना बनाई गई है। इसका मकसद भारतीय कारोबारियों, खासतौर पर छोटे मध्यम उद्योग, किसानों और मछुआरों के लिए नए बाजारों को खोलना है। EAEU के 5 सदस्य देश हैं रूस, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। अमेरिका द्वारा भारतीय सामान पर भारी शुल्क लगाने के बाद से भारत अपने निर्यात के लिए नए बाजार तलाश कर रहा है। और 17 साल पहले भारत ने अपने इतिहास के सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक का सामना किया। जी हां, लगभग 60 घंटे तक लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बंधक बनाकर गोलियों और आग की बारिश कर दी। जी हां, 26/11 166 निर्दोष जाने, जिनमें सुरक्षा बलों के जवान और विदेशी नागरिक शामिल थे, इस रात आतंक का वो शिकार बने। भारत ने तब से आज तक पाकिस्तान की भूमिका के ठोस सबूत दुनिया के सामने रखे और उन मास्टरमाइंड्स के खिलाफ एक्शन की मांग की जो अब भी आजाद घूम रहे हैं। तो उन्हें आज याद करने का दिन, जहां 26/11 मुंबई हमले की 17वीं बरसी है, जहां आतंक के पनाहगार के रूप में पाकिस्तान की पोल कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबूत के साथ भारत ने खोल कर रख दी। और उस रात को जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया, ये का 26/11 एक ऐसा वक्त, पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा ने हमलों की साजिश रची। कसाब ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की बात भी कबूल की। तमाम ये जो तथ्य हैं, भारत ने उन्हें दुनिया के सामने रखा। हमले के मास्टरमाइंड अब भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। और न्याय के लिए वैश्विक दबाव की मांग के साथ साथ पाकिस्तान हमेशा से एक हिस्यानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली अपनी इस प्रवृत्ति को अपनाते हुए अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स पर यह कहता रहा कि आतंक से तो वो खुद कहीं ना कहीं ग्रसित है, लेकिन ऐसा नहीं है। 26/11 मुंबई हमले की 17वीं बरसी भी इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह से आतंकियों ने 26 नवंबर 2008 पर मुंबई, जो कहते हैं द सिटी नेवर स्लीप्स, उस पर हमला किया और इसमें 166 निर्दोष लोग जो थे वो काल के गाल में समा गए। और आज पूरा देश संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हमारी राजस्थान ब्यूरो चीफ मंजू मीना ने विशेष बातचीत की है, वो देखते हैं। नमस्कार। आज भारत अपनी लोकतांत्रिक यात्रा के एक ऐतिहासिक पड़ाव पर खड़ा है। 75 वर्ष पूर्व 26 नवंबर 1949
हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें सिर्फ एक शासन दस्तावेज ही नहीं दिया, बल्कि इस पूरे राष्ट्र को एक नई चेतना दी। एक ऐसी चेतना जिसने करोड़ों भारतीयों के मन में अपनी आकांक्षाओं, अपने सपनों और अपने अधिकारों को लेकर के लड़ने की इच्छा शक्ति दी। और आज जब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, इस विशेष अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। इन्होंने संसद की गरिमा, नवाचार और जन सरोकारों को नई ऊंचाई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन से बातचीत में। और सर, ये जो 75 वर्षों की एक यात्रा रही है, तो इस लंबी यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं, और ख़ास तौर से इन 75 वर्षों में लोकसभा की जो कार्यप्रणाली है उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, उस पर सर आप। मैं सबसे पहले लोकतंत्र की इस 75 वर्ष की यात्रा, जो एक लंबी लड़ाई, लंबे संघर्ष, लंबे बलिदान के बाद हमें मिली, उन सभी महानायकों को प्रणाम करता हूँ। और आज़ादी मिलने के बाद इस देश में हमारे महानायकों ने संविधान का निर्माण किया, और वो संविधान आज भी हमारा जीवंत दस्तावेज है, जीवंत विचारधारा है, हमारा मार्गदर्शक है। और राष्ट्र निर्माण से लेकर उस संविधान निर्माण में भूमिका निभाने वाले उन सभी महापुरुषों को आज स्मरण का दिन है, जिनके अटूट समर्पण से, उनके चिंतन, उनके विचार, देश के प्रति उनका समर्पण, उनकी विद्वता, ज्ञान से हमें एक ऐसा संविधान मिला है जो हमारे संसदीय लोकतंत्र के अंदर नए पड़ाव और संसदीय लोकतंत्र के अंदर इस 75 वर्ष की यात्रा में किस तरीके से हमने लोकतंत्र को सशक्त किया, मजबूत किया। उस समय जब दुनिया का विचार ये था कि भारत इतनी विविधताएं, इतनी भाषा, इतनी धर्म वाला देश, संसदीय लोकतंत्र लंबा नहीं चलेगा, लेकिन ये संविधान ही है जिस संविधान से हमारी लोकतंत्र विचारधारा, लोकतांत्रिक परंपराओं को समर्थ भी बनी है, और जिससे निश्चित रूप से एक ऐसा संविधान जिसमें लचीलापन भी है, जिसमें जवाबदेही भी है, और जिसमें कर्तव्य भी है, अधिकार भी है, समता, न्याय, बंधुता, जिसमें बहुत लंबी चर्चा संवाद के बाद उस संवाद चर्चा में भी लोकतंत्र झलकता है कि अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, उस सब ने लेकिन चर्चा संवाद के साथ देश हित में, राष्ट्र हित में जो उस समय के विचार होते थे, उसके अनुसार संविधान का निर्माण किया। निश्चित रूप से इस संसदीय लोकतंत्र में संसद की भूमिका और संसद की कार्यप्रणाली वो संविधान के मार्गदर्शन में चलती है, और संविधान के मार्गदर्शन में ही संसद ने इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर जहाँ विचार विमर्श हुए, सहमति असहमति भी हुई, जहाँ पर समय समय में हमने संविधान में संशोधन भी किए, कानून बनाए, के अप्रासंगिक कानून को समाप्त भी किया, नीतियाँ बनाई, योजनाएं बनाई,
ताकि हम समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण कर सकें, उस व्यक्ति के जीवन को के अंदर न्यायपूर्ण हो, समानतापूर्ण हो, लेकिन एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो जीवन सम्मानपूर्वक हो। इसके लिए एक लंबी यात्रा रही और उसके परिणाम हम देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर इस लोकतंत्र की यात्रा में ही भारत आज संसदीय लोकतंत्र में सशक्त भी है और दुनिया के लिए हमारा संविधान मार्गदर्शन भी है और हमने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करते हुए आज दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता हमारी बड़ी है। जैसा आपने कहा कि अंत्योदय से लेकर के सबका साथ सबके विकास तक हम पहुंचे हैं और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संविधान को गाइडिंग लाइट कहते हैं, तो ऐसे में जैसा आपने बताया कि 140 करोड़ से अधिक की आबादी को लोकतांत्रिक ढांचे में विकास के मार्ग पर लेके जाना अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा है। जैसे आपने कहा था कि पहले भी लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया था और आज भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो विकसित होता जा रहा है। तो ऐसे में सर, क्योंकि आपने बहुत सारे देशों की यात्राएं भी की हैं, हमारा जो संविधान है वो कितना विशिष्ट है और बाकी जो देश हैं वो हमारी तरफ किन नज़रों से देख रहे हैं? सही कहा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनकी लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था है, जिन्होंने संविधान के अनुसार मर्यादा से शासन चलाने की व्यवस्था, और जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने संविधान की यात्रा निकाली और उसके बाद संसद के अंदर भी 26 नवंबर जो हमारे संविधान का निर्माण अंगीकार का दिन था, उसको देश भर में संविधान दिवस के रूप में और आने वाली पीढ़ी संविधान को जाने, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभियान भी हम सब ने चलाया है। और आपने जैसा कहा कि दुनिया के अंदर अलग अलग लोकतांत्रिक देशों में हमारा जाना होता है, आज भी हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, इसी संसदीय प्रक्रिया से हमने देश में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भी किए, नीति योजनाओं कानून बनाकर लोगों को सशक्त करने का काम किया, आत्मनिर्भर भारत, आत्म भारत बनने के लिए उसकी नीतियाँ योजना बनाई और दुनिया के अंदर आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रॉपर्टी परंपराओं को देखने के लिए दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश भारत आते हैं। और भारत की संसद के अंदर जो हमारी प्राइड संस्था है, उसके प्रशिक्षण के लिए भी दुनिया की 100 से ज़्यादा संसदें, उनके कर्मचारी अधिकारी, संसद सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जहाँ हमारे संविधान को भी जानते हैं, वहाँ हमारी संसदीय लोकतंत्र की यात्रा, संसद की कार्रवाई, संसदीय समिति की कार्रवाई और जिस तरीके से चर्चा और संवाद होता है, उसको अध्ययन और शिक्षण प्रशिक्षण भी प्राप्त करने यहाँ पर आते हैं। जी। इसलिए हम सबको गर्व है हमारे इस लोकतांत्रिक ढांचे पर, जिसने दुनिया को संदेश दिया है। जी सर, और जैसा कि हमारा राष्ट्र जो है अभी युवा राष्ट्र है और आपने कहा कि युवाओं के लिए नो योर कॉन्स्टिट्यूशन पहल जो है वो चलाई जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी तकनीक का इस्तेमाल भी जो है संसद में किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। तो सर, एक तो ये जुड़ा हुआ सवाल है कि युवाओं में संविधान को लेकर के जो गर्व की भावना है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उन्होंने उस टाइम का संघर्ष जो है वो नहीं देखा है, तो उसको और ज़्यादा जाने समझें, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या संदेश? आपने सही कहा कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसे भारत की विरासत, भारत का संघर्ष, भारत की संस्कृति, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर देते। जैसा मैंने कहा कि भारत का लोकतंत्र आज़ादी के बाद का ही लोकतंत्र नहीं है। वैदिक काल से ही
हमारी प्रॉपर्टी में, हमारे परंपरा, हमारे संस्कारों में लोकतंत्र रहा है। और इसलिए आने वाली पीढ़ी को जहां हम लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली से अवगत कराने के लिए डिजिटल संसद के रूप में है, संसद की पहुंच जनता से ज़्यादा पहुंचे, इसलिए हमने एआई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया, हमने अन्य तकनीकी का भी उपयोग किया है, ताकि संसद लोगों के हर घर तक, हर व्यक्ति तक संसद की कार्रवाई, संसद के विचार विमर्श, संसद की घटनाओं के बारे में जानकारी हो और लोगों की भागीदारी लोकतंत्र के अंदर बढ़े, लोकतंत्र की संस्थाओं में लोगों की भागीदारी बढ़े। इसके लिए समय समय पर जब भी कोई विधेयक आता है, उस विधेयक में भी जनता की भागीदारी ज़्यादा बढ़े, सभी स्टेक होल्डरों का, जो भी उससे प्रभावित लोग हैं, उनके विचार विमर्श आएँ, उनके ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव आएँ। इसके लिए संसदीय समितियां समय समय पर चर्चा करती है और डिजिटल संसद निश्चित रूप से, जिसमें सभी विधानसभाओं की कार्रवाई, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई एक प्लेटफॉर्म पर आज देश देख सकता है। हमारी कोशिश है कि 1 जनवरी से हम राज्य की विधानसभाओं की सारी कार्रवाइयाँ, उनके बजट, उनकी जितनी भी उनकी अभी तक की कार्रवाई हैं जो उन्होंने डिजिटल कर दी है, उन सारी कार्रवाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर देश का हर नौजवान, हर व्यक्ति देख सकता है, ताकि देश जानेगा कि किस किस तरीके से भारत के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, नीतियों में परिवर्तन हो रहे हैं, कानून बन रहे हैं जी। भारत के परिप्रेक्ष्य प्रसंगी कानून बन रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, आज़ादी के पहले के कानून भारत में चल रहे थे। हमने आज की परिस्थितियों के अनुसार, आज के व्यवस्था के अनुसार सरकार ने कानून लाए, जिस पर लंबी चर्चा हुई, डिबेट हुई। ऐसे बहुत सारे कानूनों को, जहाँ आवश्यकता है, कानूनों को समाप्त भी किया है। और वर्तमान आज़ादी के बाद लोगों की अपेक्षा, आकांक्षाओं के अनुरूप कानून बनाने का काम भी भारत की संसद ने किया है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए संसद ने व्यापक प्रयास किया है। इसके लिए सभी भाषाओं में संसद की कार्रवाई देख सकते हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि सारी लाइव कार्रवाई को सभी भाषाओं के अंदर देश का हर व्यक्ति देख सकता है, क्योंकि भाषा की विविधताएं भारत में है, इसलिए भाषा की भी अपनी महत्वता है। इसलिए हमने एक प्रयास किया है, निश्चित रूप से उससे अच्छे परिणाम आएंगे और लोग और संसद के नज़दीक पहुंचेंगे और भागीदारी उनकी बढ़ेगी। जी सर, निसंदेह पराधीनता की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ करके भारत जो है वो अमृतकाल में पहुंच रहा है। अंत में सर सिर्फ यही जानना चाहेंगे कि क्योंकि 75 वर्ष जो हैं एक ऐतिहासिक क्षण हम सभी के लिए है, तो इस क्षण पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त देशवासियों से आग्रह करूंगा कि ये कालखंड हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है, और इस 75 वर्ष की यात्रा के बाद ये 25 वर्ष की यात्रा, जब हमारे आज़ादी के 100 साल हों, हम विकसित भारत के सपनों को पूरा करें। और इसके लिए हम संविधान को जानें, संविधान को समझें, संविधान के अनुसार जीवें, और इसके लिए सभी देश के लोग पूरी सामर्थ्य से, कड़ी मेहनत से अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए, ये कर्तव्य काल है, और जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, जितना कठिन परिश्रम करेंगे, हम सब हमारी इस 75 वर्ष की यात्रा के इस 25 साल बाद जब देश के 100 साल होंगे, तो विकसित भारत भी बनेगा, और दुनिया के अंदर वसुदेव कुटुंबकम संस्कृति के अंदर सारी वैश्विक चुनौतियों का समाधान भारत से निकलेगा। ऐसी मेरी अपेक्षा है, और मुझे आशा है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर संपूर्ण देश एकजुटता के साथ, सामूहिक कर्तव्य भावना के साथ विकसित भारत बनाने के सपनों को, आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपनों को सब मिलकर पूरा करेंगे, सामूहिकता से पूरा करेंगे। यही मेरा देशवासियों से आग्रह है। जी, तो जैसा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सभी को संविधान को जानना चाहिए, समझना चाहिए और जो संवैधानिक मूल्य हैं उनका अपने जीवन में जो है पालन करते हुए विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सर, दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नया सवेरा। ब्रेक के बाद बात करेंगे समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट्स का, जहां पर हम अखबारों की दिलचस्प खबरें समेट कर लेकर आते हैं आपके लिए। तो पहली खबर जो हम ले रहे हैं वो हरी भूमि से है, जहां पर जिस तरह से अयोध्या नगरी कल हमने देखा कि राममय हो गई थी। और वो कहते हैं ना कि राम को भजने से आपके तमाम जो दुख हैं उनका अंत हो जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से साफ तौर पर वहाँ पर कहा कि अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का जो लक्ष्य है वो हमने साध लिया है, और जिस तरह से वहाँ ध्वजारोहण किया गया ये इस बात को भी अंकित करता है कि प्राण जाए और वचन ना जाए। सुबह 11:50 यानी कि कल की अगर दिन की बात की जाए तो अभिजीत मुहूर्त में ये ध्वजारोहण किया गया, जहाँ भगवान राम की अगर बात की जाए तो पूरे अयोध्या नगरी के साथ पूरा भारतवर्ष राममय होता हुआ नजर आया कल। और अगली खबर हम ले रहे हैं पंजाब केसरी समाचार पत्र से, जहां पर दिल्ली के प्रदूषण पर पीएमओ सख्त है। इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। दरअसल दिल्ली और एनसीआर में लगातार बिगड़ती हुई वायु गुणवत्ता को देखते हुए पीएमओ सक्रिय है और प्रदूषण नियंत्रण पर तेज और प्रभावी कदम किस प्रकार से सुनिश्चित किए जाएं, उठाए जाएं, इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और जिसमें केंद्र और संबंधित जो एजेंसियां हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एक खाका तैयार किया गया। बैठक में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया गया और जोर भी दिया गया है। साथ साथ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन और सब्सिडी से जुड़े मुद्दों पर तेजी से प्रगति सुनिश्चित करें, ताकि पारंपरिक और पेट्रोल डीजल वाहनों पर जो निर्भरता है वो कम की जा सके। और भी कई तमाम मुद्दे जिससे प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, इस पर प्रमुखता से जोर दिया गया और पीएमओ इस पर सख्त होता हुआ नजर आया है। और वहीं अगली खबर जो हम ले रहे हैं वो जनसत्ता अखबार से है, जहां पर भारत में जो प्रतिकूल मौसम है उसको अब सामान्य घटना माना जा रहा है। औसतन तापमान की अगर हम बात करें, यानी कि मौसम से जुड़ी हुई एक खबर है, वो 0.89% बढ़ा है और जो गंगा के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर कम बरसात हुई। और ये सब जो बात मैं आपसे कह रही हूँ ये एक शोध का नवीनतम खुलासा है, जो ये कहता है कि 2015 से 2024 यानी एक दशक की अगर हम बात करते हैं तो करीबन भारत का जो औसत तापमान है उसमें 1 डिग्री से कम जो है वो वृद्धि हुई है। और इसकी वजह ये रही कि किस तरह से जो बैलेंस और इकोसिस्टम है या जो हमारा फ्लोरा एंड फौना है उस इकोसिस्टम में जो गड़बड़ी आई है, जिससे लगातार हम अब अलग अलग अभियान चलाकर जब हम माँ प्रकृति की तरफ अपने तमाम दायित्वों के निर्वहन की बात करते हैं उससे कहीं ना कहीं वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगली खबर हम ले रहे हैं हरिभूमि समाचार पत्र से, जहां पर्यटन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण पहल को प्रकाशित किया गया है। दिल्ली में हॉट एयर बलून राइड का सफल ट्रायल हुआ है। 4 स्थानों पर ये पब्लिक राइड शुरू की जाएंगी। दिल्ली ने मंगलवार को एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है, जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मौजूदगी में बसेरा में हॉट एयर बलून राइड का पहला सफल परीक्षण कर लिया गया है। और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ये जानकारी दी है। बताया कि इस अनोखी पहल से राजधानी में इको टूरिज्म बढ़ेगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। ट्रायल के साथ ही शहर में बाउंड हॉट एयर बलून की संभावनाओं को औपचारिक रूप से आगे बढ़ा दिया गया है। तो प्रेस रिपोर्ट्स के जरिए हम ये तमाम खबरें आप तक समेट कर लेकर आए हैं और आइए रुक करते हैं अगली बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर का। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी है, जिसमें हम श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के प्रतीक के तौर पर इसे मनाते हैं। और ये दिन दुग्ध उत्पादन के साथ साथ जो तमाम कोऑपरेटिव इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, सहकारी सुधार हुए हैं और महिलाओं द्वारा संचालित डेयरी उद्योग है, उसमें देश की प्रगति किस तरह से उल्लेखनीय है, उस पर रोशनी डालता है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत की थाली में दूध हमेशा से पोषण का आधार रहा है और आज भारत वैश्विक दूध उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा अकेले उत्पादित करता है। पिछले 11 वर्षों में डेयरी सेक्टर में 70% की जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे 8 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं और इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉक्टर कुरियन के उस योगदान को याद करता है जिसने 1960 के दशक में आनंद मॉडल और अमूल सहकारी आंदोलन के जरिए किसानों को जोड़ा, तकनीक दी और गांवों को शहरों के बाजार से जोड़कर एक दूध क्रांति ला दी। इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द नेशनल मिल्क डे टुडे। द बर्थडे ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, द मिल्कमैन ऑफ इंडिया, इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री एज द नेशनल मिल्क डे. It is indeed a matter of pride for India to be the largest producer of milk in the world. India is also on the cusp of the White Revolution 2.0, which has been spearheaded by the Ministry of Cooperation, Government of India. This will indeed make India a dairy to the world, and in the next 1 decade, we are looking to produce 1/3 of the total milk in the world. 10 साल में 2 गुना हुआ दुग्ध उत्पादन। 2014-15 में ये 146 मिलियन टन था, वहीं 2023-24 में 239 मिलियन टन। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता लगभग 4 गुना बढ़ी, अब 471 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता। पशु स्वास्थ्य व प्रजनन सुधार, राष्ट्रीय गोकुल मिशन से लगातार लाभ। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम से पशुओं की उत्पादकता में तेजी। IVF के लिए देश भर में 22 अत्याधुनिक लैब्स। 9 करोड़ से ज्यादा पशुओं को किया गया कवर। मैत्री ग्राम स्तर पर घर घर जाकर सेवा देने वाली टेक्नीशियन फोर्स। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम ने डेयरी सेक्टर को नई रफ्तार दी है। देश में 31,000 से अधिक सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया गया है। 61,000 से अधिक दूध परीक्षण लैब्स, 6,000 बल्क मिल्क कूलर्स और कई आधुनिक प्रसंस्करण प्लांट इस बदलाव की रीढ़ हैं। महिलाओं की भागीदारी अब डेयरी कार्यबल का 70% है और देश में 48,000 से अधिक महिला नेतृत्व वाली दुग्ध सहकारी समितियां उभर कर सामने आई हैं। सितंबर 2025 में डेयरी प्रोडक्ट्स को एक बड़ा बूस्ट तब मिला जब जीएसटी काउंसिल ने मुख्य डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स में कमी की। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस सिर्फ डॉक्टर कुरियन की विरासत को सलाम नहीं करता है, बल्कि उन लाखों किसानों, खास तौर पर महिलाओं को भी सम्मान देता है जो दूध की हर बूंद के साथ न सिर्फ पोषण का भविष्य गढ़ रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही हैं। डीडी न्यूज के लिए मेघनाथ देव की रिपोर्ट। और आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अब लगभग औपचारिक प्रक्रिया भर रह गई है और आज ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में इस पर मुहर लगने की पूरी उम्मीद। यादगार यात्रा। अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला 7 फरवरी को खेला जाएगा। भारत में कुल 5 स्थानों पर मैच खेले जाएंगे, जबकि श्रीलंका में 3 जगहों पर टूर्नामेंट के मैच। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने रोहित शर्मा को 2026 की T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। रोहित शर्मा
की ही कप्तानी में भारत ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इसके बाद उन्होंने इस फॉर्मेट से लिया था संन्यास। गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज 5वां दिन है। टीम इंडिया 2 विकेट पर 27 रन से आगे खेलेगी। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 549 रन का विशाल लक्ष्य रखा है। और खेल जगत की खबरों के बाद आइए देखते हैं कि मौसम का मिजाज किस तरह से है आपके शहर में। और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं कि कल श्री राम की नगरी अयोध्या किस प्रकार एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। और मंदिर के शिखर पर राम ध्वज फहराया गया और इस विशेष अवसर पर अयोध्या खुशियों से झूम रही है। तो चलिए नया सवेरा में आज आपको छोड़ जाते हैं ध्वजारोहण समारोह के उपलक्ष्य में हुए लेजर शो की बहुत ही विहंगम झलकियों के साथ। मुझे और शहला को दीजिए इजाजत। मुस्कुराते रहिए, सशक्त रहिए। नमस्कार।